गुड मॉर्निंग क्लास। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको प्योर रोलिंग कराया था। प्योर रोलिंग में अपन ने वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन निकालना अपन ने सीख लिया था। आई होप आपको दोनों फॉर्मूला याद होंगे। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट रोल्स डाउन फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। ऑलराइट, याद है आपको? तो चलिए उसी पे बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगे। तो रफ नोटबुक साथ में रखो, ठीक है? चलो एकदम ध्यान से आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है वो जेई 2005 में पूछा था। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्या कह रहा है कि अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ऑलराइट, जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, हाइट वाइट h है, और यहाँ से इसको रिलीज करेंगे। तो सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास n, पहली बात तो ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m है और रेडियस r है, रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, कैलकुलेट द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो जब ये नीचे आ रहा होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है? तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस दो बात ध्यान रखना, F इज इक्वल्स टू ma लगा देना, टाउ इज इक्वल्स टू I अल्फा लगा देना, ठीक है? और डू नॉट फॉरगेट टू टेक friction. Okay, friction should be there for the pure rolling. Okay, without friction pure rolling is not possible. ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए मुझे तो फॉर्मूला याद है तो मैं सीधा लगा दूंगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला था k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इसका भी मिनिमम होता है, उसका एक्सेलरेशन तो ज्यादा होता है, क्या वो अलग बात है। तो सॉलिड सिलेंडर है तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर का क्या हो जाता है, mr स्क्वायर बाय 2 ना। अच्छा, सो mk स्क्वायर इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाय 2, यम k स्क्वायर बाय r स्क्वायर मिल गया हाफ, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 3 बाय 2, सो 2 बाय 3 g sin थीटा। दिस इज द एक्सेलरेशन। ये पूछा गया था जेईई में। उसके बाद इसने बोला है कि also find the time taken to reach bottom of the plane। अब जब यहां से यहां आएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल सी बात है कि मान लो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा s, ठीक है? सो sin थीटा इज इक्वल्स टू h बाय s, तो s इज इक्वल्स टू h बाय sin थीटा, ठीक है? सो नाउ अपन ये लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, सो ये 0 हो गया, सो 2s बाय a रूट अंडर दिस इज द टाइम। क्लियर है? तो चलो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट अंडर 2, s का वैल्यू कितना आया है, h बाय sin थीटा, 2h बाय sin थीटा इनटू a का वैल्यू आ जाएगा 2 बाय 3 g sin थीटा। ऑलराइट, तो देख कुछ कैंसिल हुआ क्या? यस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो ये आ जाएगा sin थीटा इनटू sin थीटा, सो 1 बाय sin थीटा रूट अंडर 3h बाय g। ओके, सो ये आपका टाइम आ गया। ऑलराइट, समझ गए बच्चों? तो इस तरह से अपन टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ आपसे बात करना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपका ये प्लेन होता है, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है? यहां से आपने एक रिंग ले लेते हैं, एक डिस्क ले लेते हैं, एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर, सेम मास सेम रेडियस का, सेम इंक्लाइन प्लेन पे इसको एक साथ रिलीज कर देते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो मान लो कि ये जो लेंथ है वो कितनी है, s है, कौन सबसे पहले पहुंचेगा, किसका टाइम मिनिमम होगा, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, ठीक है? सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2s बाय a। अब 2 कांस्टेंट है सबके लिए, तो ये कांस्टेंट ही है, सबको तो इतना ही डिस्टेंस कवर करना है। सो 2s इनटू 1 बाय a, 1 बाय a क्या होगा, a का वैल्यू होता है इतना, सो 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर बाय g sin थीटा। ये कांस्टेंट, तो सब सारा का सारा चीज किस पे डिपेंड करता है, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर पे। सो अगर k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, ठीक है? तो टाइम भी क्या होगा,
ऑब्वियस सी बात है, कल ही बताया था मैंने कि जिसका k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम होता है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। अरे जो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा वो जल्दी पहुंचेगा ना, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, यानी चारों में से कौन सबसे पहले पहुंचेगा? तो सॉलिड स्फीयर। क्यों? क्योंकि कल अपन ने देखा है कि सॉलिड स्फीयर का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर सबसे मिनिमम होता है, तो उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा तो टाइम मिनिमम होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज अगर कहीं आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा। ऑलराइट, आई होप को समझ में आ गया। देखना मैं कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दूं, वो अलग बात है, बाकी फंडा बिल्कुल सेम होगा। यही मेथड है, यही आइडियोलॉजी है, आपको सबको लगाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है ना उसको ध्यान से समझना। एनएलएम में जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे ना वैसे ही हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, बस एक ही दिक्कत होगा कि इसमें रोल भी करेगा बॉडी में। ओके, चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, थोड़ा सा हटाएंगे। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। क्या देखो एक्चुअली क्या है, समझो क्वेश्चन को। बोल रहे हैं कि एक सरफेस है, उस पे ना क्या रखा हुआ है, क्या है ये सॉलिड स्फीयर है, मास वास m है, रेडियस r है। ओके, आपने इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है। ओके, तो ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है और अल्फा से रोटेट कर रहा है। ऑब्वियस बात है, कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं? सर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं। ऑलराइट, आपको पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। अब यहां पर ना फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन इतना है, सफिशिएंट है कि वो इसको क्या कराएगा, प्योर रोलिंग। क्या हो रही है ये? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग हो रही है तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा होगा और अल्फा इज इक्वल्स टू a बाय r। ठीक है, ये बात है तुरंत माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, बैक साइड में रखा हुआ रहेगा, कभी भी यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे प्योर रोलिंग लिखा हो। तो चलो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे फाइंड करें, तो सिंपल सी बात है, दिस बॉडी इज डूइंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ट्रांसलेशनल इक्वेशन लगा देंगे, रोटेशनल मोशन के लिए रोटेशनल इक्वेशन लगा देंगे। सिंपल सी बात है, बस यही फंडा आपको यूज करना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन पहली बात तो सभी फोर्सेस को दिखाओ, बताओ तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। सर एक नॉर्मल इधर लग रहा है, लेकिन उस मोशन से अपन को मतलब नहीं है। एक फोर्स इधर है और mg नीचे, ठीक है, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा फ्रिक्शन का ध्यान रखना है ना। assume direction of friction in any direction। ठीक है, हम ऐसा आपको मैं आपसे पूछूं बच्चों फ्रिक्शन किधर लगेगा, आप बोलोगे कि सर फ्रिक्शन इधर लगेगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है फ्रिक्शन इधर लगे, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है फ्रिक्शन इधर भी लग जाए। ठीक है, तो अब सर हम कैसे पता करेंगे? आपको टेंशन नहीं लेना, आपको अपने मन से किधर भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन ले लेना है। आपको क्वेश्चन खुद बता देगा कि बेटा तूने गलत लिया है, सही दिया होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, गलत दिया होगा तो आंसर निगेटिव आएगा। क्योंकि फोर्स अगर निगेटिव आता है तो मैग्नीट्यूड से कोई थोड़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का जो माइनस होता है वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, ये आपको पता है। अच्छा, सो आपको क्या बोला, अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन एनी डायरेक्शन। अब ये नहीं सारे फ्रिक्शन ऊपर ले लेना, फ्रिक्शन नीचे ले लेना, फ्रिक्शन हमेशा या तो लेफ्ट नहीं तो राइट लेंगे, है ना, टेंजेंशियली लगता है। चलो, तो अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं और कोई फोर्स लग रहा है? नहीं सर, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो F इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ma। तो अब ऑब्वियस सी बात है ये इधर जा रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, F माइनस F इज इक्वल्स टू ma। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट, समझ गए सर। अब बात करते हैं इसके फॉर रोटेशनल मोशन। तो टाउ इज इक्वल्स टू
आई अल्फा। कौन कौन टॉर्क दे रहा है सर? mg का टॉर्क 0। यस, अब थोड़ा सा सोचो, ये टॉर्क दे रहा है, यस सर, ये टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज r वेक्टर, दिस इज f वेक्टर, तो r क्रॉस f इनसाइड। ओके, सो टॉर्क ड्यू टू f प्लस, क्या ये फ्रिक्शन टॉर्क दे रहा है? यस, फ्रिक्शन इज गिविंग द टॉर्क। ठीक है, सो r क्रॉस f, ये भी क्या होगा? अंदर की तरफ। ऑलराइट, सो दिस इज टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू I अल्फा। अब मैंने डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, क्यों? क्योंकि दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में, देख ऐसे ऐसे, तो अपन को डायरेक्ट ऐड करना है, कोई टेंशन नहीं लेना। सो टॉर्क ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखेंगे? F इनटू r प्लस F इनटू r। फ्रिक्शन का टॉर्क भी तो वही होगा ना, ये भी r है, ये भी r है। ओके, सो सॉलिड स्फीयर है, बोलो तो इसका I क्या हो जाएगा? 2/5 mr स्क्वायर। ओके, अल्फा को लिखेंगे a/r। तो देखो भैया r r r r r r, सो यहां से क्या आ जाएगा? f प्लस f इज इक्वल्स टू 2/5 ma। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो क्या कर दूं? ऐड कर दूं। देख, ऐड 1 and 2, सो प्लस f माइनस f कैंसल, f प्लस f 2f इज इक्वल्स टू 2/5 ma प्लस ma, तो क्या हो जाएगा? 7/5 ma। ऑलराइट, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा 10f बाय, क्या हो जाएगा? 10f by 7, and this is the value of acceleration. सिंपल। सर फ्रिक्शन कैसे फाइंड करें? अब बात करते हैं फ्रिक्शन के लिए। तो फ्रिक्शन पुट कर दो ना इसमें, क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रिक्शन को लिख सकते हैं F माइनस ma। ऑलराइट, सो ये कितना हो जाएगा? F माइनस n इंटू 10f बाय 7m, यम कैंसल, सो f माइनस 10f बाय 7, तो 7f माइनस 10f दैट इज माइनस 3f बाय 7। ओ देखो 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 देखो, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन indicates that our direction of friction is incorrect। ठीक है, देख फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है बेटे, तूने गलत डायरेक्शन मान लिया है। इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन एक्चुअली में इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में क्यों लगेगा, थोड़ा समझते हैं इस चीज को। एक्चुअली ना ये इसकी वजह से टॉर्क ऐसे है, तो ये ऐसे रोटेट करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा? इसको रोकना चाहेगा, तो वो उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ताकि इसका टॉर्क बाहर की तरफ हो, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करे, है ना। ये फ्रिक्शन की चाहत होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने ऐसे मान लिया होता, इधर F और फ्रिक्शन इधर मान लिया था, तो क्या उसका आंसर सेम आता? यस, उसका आंसर सेम आता और ये पॉजिटिव आता। चलो इसको भी फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? F प्लस F इज इक्वल्स टू ma, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और टाउ इज इक्वल्स टू I अल्फा। ठीक है, तो इसका टॉर्क कहां होगा? F इनटू r। अब इसका टॉर्क हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसका जो टॉर्क है ना वो उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। सो F इंटू r इज इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर इंटू a बाई r। सो ये आ जाएगा F माइनस F इक्वेशन नंबर 2। अब देख ऐड करो, क्या हो जाएगा? 2f इज इक्वल्स टू 7/5 ma implies एक्सेलरेशन कितना आ गया? 10f/7 है ना, सेम आया। कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा।
फायदा क्या होता, आप जब फ्रिक्शन का वैल्यू फाइंड करोगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से देख, F माइनस एम ए, ऑलराइट, सो F माइनस 10F बाई माइनस क्या कर रहा हूं मैं, गड़बड़ कर रहा हूं क्या? हाँ गड़बड़ कर रहा है। देखो यहां इक्वेशन से देखो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम ए माइनस एफ होगा ना, हम गलत लिख रहे थे। सो ये क्या हो जाएगा 10F बाई 7 माइनस एफ, दैट इज 3F बाई 7। ठीक है, देखो आंसर इसमें भी 3F बाई 7 आया था और यहां भी आपका आंसर 3F बाई 7 आया, लेकिन ये आंसर पॉजिटिव आया। पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, पॉजिटिव साइन आपको ये बता रहा है कि आपने जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन अज्यूम किया है वो बिल्कुल सही यूज किया है। तो हमने गलत अज्यूम कर लिया तो क्या गलत कर दिया, कुछ गलत नहीं किया, आंसर नेगेटिव आएगा, तुरंत हम एक काम ये करेंगे, हम ये समझ जाएंगे कि वो फ्रिक्शन इधर लगेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है? तो चलो इसको नोट करना चाहते हैं, नोट करो, ये मत नोट करना, आपका ये तो ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है? चलो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये अपना इंक्लाइन प्लेन, इंक्लिनेशन थीटा और ये ऐसे, ऑलराइट, सॉलिड सिलेंडर, मास एंड रेडियस आर डूइंग प्योर रोलिंग, ऑलराइट, एक्सेलरेशन a अल्फा से रोटेट। अब हमको सेम चीज फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फ्रिक्शन फाइंड करना है, फ्रिक्शन फाइंड करेंगे तो म्यू आ जाएगा, ऑलराइट। चलो इसको आराम से तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चों आपको पता है कि हमने इसका एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर से चलिए एक बार और सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दिस इज mg थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा, ओके। तो चलो मान लेते हैं फ्रिक्शन कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं, ऑलराइट। क्या और कोई फोर्स लग रहा है, हाँ नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। सो F इज इक्वल्स टू ma लिखेंगे, ऑलराइट, F इज इक्वल्स टू ma लिखो तो क्या लिखेंगे, mg sin थीटा माइनस F इज इक्वल्स टू ma। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। क्या टॉर्क, चलो टाउ इज इक्वल्स टू I अल्फा लिखते हैं। सो टॉर्क में देखो बच्चे ये किसी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन टॉर्क दे रहा है, दिस इज फ्रिक्शन। So F into R is equals to I alpha. This is mr square by 2. Solid cylinder है, अल्फा को लिख सकते हैं a by r just because rolling is pure. All right. So R F is equals to ma by 2. All right. तो चलो यहां से हम पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, पुट इन 1. So mg sin theta is equals to ma plus ma by 2, ठीक है। तो mg sin theta is equals to 3ma by 2, a is equals to 2g sin theta by 2। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो IIT वाला हमने किया था उसमें एक्सप्लेनेशन इतना ही आया होगा, 2/3 g sin theta, ऑलराइट। चलो a आ गया तो फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू m by 2, सो m by 2 into 2g sin theta by 3, सो ये आ जाएगा mg sin theta by 3, ओके। अब आंसर पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब, अपन ने फ्रिक्शन सही डायरेक्शन में माना है। आप ना फ्रिक्शन नीचे मान के भी सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर सकते हो आप, ठीक है। चलो ये समझ गए। अच्छा पहली बात आप चेक करोगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू
पॉजिटिव आया है वो नेगेटिव आया है, वो कैसे देखेंगे, यहां से देखेंगे। देखिए F इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, mg फ्रॉम 1, F इज इक्वल्स टू आ जाएगा mg sin थीटा माइनस ma। ओके, सो दिस इज mg sin थीटा माइनस ma, तो ये क्या हो जाएगा 2mg sin थीटा बाय 3। देखिए 3mg sin थीटा माइनस 2mg sin थीटा, ये कितना हो जाएगा mg sin थीटा बाय 3। बोला ना पॉजिटिव आएगा, हमने डायरेक्शन बिल्कुल सही अज्यूम किया है। ऑलराइट, समझ गए बच्चों? तो चलिए ये भी समझ में आ गया, फ्रिक्शन एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, फ्रिक्शन फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं म्यू के बारे में। तो आपको क्लियर है कि जो फ्रिक्शन आया है वो किसके बराबर होना चाहिए। देखिए फ्रिक्शन जो है ना उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। ऑलराइट, अब उसकी औकात होती है मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो फ्रिक्शन नहीं लगा सकता। अब ये जो क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, सो फॉर प्योर रोलिंग ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर दिस मच अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। ओके, समझो इस चीज को। फ्रिक्शन में आप लोग ये चीज पढ़े होंगे कि फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन होता है। और इस केस में क्या हो जाएगा, म्यू एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। ऑलराइट, दिस इज द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन और दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है भैया, ये जो फ्रिक्शन है इतना चाहिए तभी तो ये प्योर रोलिंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, स्लिप कर जाएगा। सो ऑब्वियस सी बात है जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए अवेलेबल से। अरे जितनी डिमांड है सप्लाई बराबर होनी चाहिए ना यार, डिमांड जो सप्लाई से कम होनी चाहिए, नहीं तो आपको चाहिए कुछ ज्यादा, आपके पास अवेलेबल है नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, चलो भैया वो भी आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, एफ रिक्वायर्ड जो है वो है mg sin थीटा बाय 3 लेस देन इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। mg कैंसल, तो sin बाय cos, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय क्या लिख रहा हूं मैं, तो देखो यहां से आ जाएगा म्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 1 बाय 3 tan थीटा। मतलब एटलीस्ट म्यू का वैल्यू 1/3 tan थीटा तो होना ही चाहिए। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो देखिए यहां से अपन फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट को भी अप्लाई कर सकते हैं। समझे, ये चीज पता होनी चाहिए कि इतना रिक्वायर्ड है, इतना अवेलेबल है, तो हमेशा जो रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल से कम होना चाहिए, तभी अपना सिस्टम बढ़िया रहेगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, पता नहीं मैंने कैसे सॉल्व किया, एकदम सीक्वेंस में तुम लोग नोट करना। ऑलराइट, ठीक है, प्रॉपर नोट्स में बने होने चाहिए ये सब क्वेश्चंस। ऑलराइट क्लास, तो चलिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। एक्चुअली क्या हो रहा है, एक ना स्मूथ सरफेस है, दैट मींस नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, उस पे एक फ्लैंक रखा हुआ है जिसका मास है कैपिटल F, उस पे अपन ने फोर्स लगाया F, तो ये इधर मूव करेगा A एक्सेलरेशन से। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर रखा हुआ एक सॉलिड सिलेंडर जिसका मास है m, रेडियस है r, और ये दोनों ना एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कंस्ट्रेंट मोशन हो गया और ये पुली फिक्स्ड है। इसका मतलब जितना, अब तुम सोचो ना, विजुअलाइज करके देख, अगर इसको ऐसे खींचेंगे तो ये राइट साइड मूव करेगा और ये कहां मूव करेगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा। ये बात एकदम क्लियर है। सो जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना एक्सेलरेशन इसका होगा, ये भी क्लियर है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और आपका पुली क्या है, ये वाला फिक्स है। पहली बात। अब थोड़ा सा और ध्यान देना है कि नीचे तो कोई फ्रिक्शन नहीं, यहां पर फ्रिक्शन है। क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। इसका मतलब ये जो सिलेंडर है वो सिर्फ ऐसे नहीं जाएगा, वो रोल करते हुए आगे जाएगा। समझ रहे हो? सो सिलेंडर विल डू
कंबाइन ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। अच्छा, और एक बात ध्यान देना बच्चों कि ये जो रोलिंग हो रही है इट इज नॉट ऑन द फिक्स सरफेस, इट इज रोलिंग ऑन द मूविंग सरफेस, ये बात ध्यान रखना है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन फोर्सेस को शो कर देते हैं। तो देखिए यहां पर होगा टेंशन T, इधर भी होगा टेंशन T। ओके, चलो मैं यहां आता हूं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका प्लैंक है और ये आपका ये, मैंने थोड़ा सा गैप रखा है आपको दिखाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, चलो इस पे फ्रिक्शन मान लेते हैं, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? अरे एक्शन का रिएक्शन तो लगेगा ना। ऑलराइट, सो टेंशन लग रहा है इधर, फ्रिक्शन लग रहा है इधर, तो एग्जैक्टली इतना फ्रिक्शन इधर लगेगा, तभी तो फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन होता है। ऑलराइट, और इस पे टेंशन भी लग रहा है इधर, और इधर लग रहा है कैपिटल F। अच्छा, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि आपका सरफेस क्या है, स्मूथ है, और ये जा रहा है एक एक्सेलरेशन से, ये इधर एक एक्सेलरेशन से जा रहा है, प्लस ये अल्फा से रोटेट भी करेगा। अच्छा, तो चलिए फॉर ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं। ओके, प्लैंक, प्लैंक का बोलो क्या लिखेंगे? F माइनस T इज इक्वल्स टू ma। ध्यान से देखो। अच्छा, प्लैंक हो गया। अब बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर हो जाएगा T माइनस F इज इक्वल्स टू स्मॉल ma। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं फॉर रोलिंग मोशन। टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अब ध्यान दो बच्चों, इसको कौन टॉर्क दे रहा है? क्या टेंशन कभी भी टॉर्क देगा इसको? नहीं सर, टेंशन तो उसके जस्ट सेंटर से पास कर रहा है, तो टॉर्क तो फ्रिक्शन ही दे सकता है। ऑलराइट, तो क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन इनटू r इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाय 2 इनटू अल्फा। अल्फा को क्या लिख सकते हैं? a बाय r लिख सकते हैं। तो देखो बच्चे, r तो f इज इक्वल्स टू ma बाय 2। क्या मैंने सही लिखा है? ध्यान से देखो, क्या मैंने सही लिखा है? नो, ये गलत है। क्यों गलत है वो बताता हूं। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, है ना, मैंने बोला था 95% क्वेश्चन आपके प्योर रोलिंग ऑन द फिक्स सरफेस का आएगा। हियर रोलिंग ऑन मूविंग सरफेस है। Here cylinder is rolling on moving surface, fixed surface नहीं है। ध्यान से देखो, ये आपका इधर जा रहा है a एक्सेलरेशन से और ये इधर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। ओके, तो देखो बच्चों, प्योर रोलिंग कब होगा? जब ये दोनों पॉइंट सेम एक्सेलरेशन से मूव करें। ओके, सो देखो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन है a और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर है a, और ये अगर ऐसे रोल कर रहा है तो इधर है क्या? r अल्फा, है ना। तो अब दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे? फॉर प्योर रोलिंग r अल्फा माइनस a इज इक्वल्स टू a, है ना। मैंने इन दोनों का रेट इस डायरेक्शन निकाला है इसके बराबर करने के लिए। ठीक है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस आर अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस a, क्योंकि हम राइट को पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसके मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, चलो ये बात भी समझ गए। सो आर अल्फा इज इक्वल्स टू 2a। ओके, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 2a बाय r, है ना। तो यहां पर अल्फा इज इक्वल्स टू a बाय r नहीं लिखेंगे, बस इसी बात को ध्यान में रखना था, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो f इंटू आर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा को क्या लिखेंगे? 2a बाय r, आर स्क्वायर आर कैंसल, 2 कैंसल। ठीक है, सो f इज इक्वल्स टू आ गया ma। ये ना यहां से अपन ने लाया है। ओके, क्लियर है? जैसे फ्रिक्शन आ गया, सो पुट इन 2, तो टेंशन बराबर क्या हो जाएगा? ma प्लस ma, तो टेंशन आ गया 2ma।
अब इसको क्या करना है, पुट इन 1। देखो f माइनस t इज इक्वल्स टू कैपिटल M है, f माइनस स्मॉल f कितना है, ma माइनस 2ma इज इक्वल्स टू कैपिटल M है। सो f इज इक्वल्स टू m प्लस ये क्या हो जाएगा 3m इंटू a, सो इसलिए a आ जाएगा f बाय m प्लस 3m। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका बेसिक ठीक है तो कुछ भी तो नहीं है इसमें, है ना। नहीं समझ में आया, एक बार पीछे रिवाइंड करके इसको देखो। ऑलराइट, चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऑलमोस्ट हमारा जो रोटेशन चैप्टर है वो लगभग फिनिश हो चुका है। थोड़ी बहुत चीजें और बाकी है, एंगुलर मोमेंटम ये सब, उसको अपन डिस्कस करके खत्म करेंगे इस वीक में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ना दो सिचुएशन है। सेम सरफेस है, सेम कर्व सरफेस है दो। एक आपके पास कोई भी क्या ले लेते हैं, सिलेंडर ले लेते हैं, मास m रेडियस r, उसको इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया और वो इनिशियली घूम भी रहा है ओमेगा नॉट से। सो इट इज डूइंग, इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। ठीक है, सेम यहां पर भी एकदम सिमिलर सिचुएशन है, इसको भी v नॉट दे रहे हैं और इसको भी ओमेगा नॉट। कोई भी इसमें हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज दिक्कत है कि ये जो सरफेस है ना वहां पे फ्रिक्शन है और इतना है कि वो इसको क्या कराएगा, प्योर रोलिंग कराएगा। और ये जो है ना ये स्मूथ है, तो ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। तो मान लें कि ये मैक्सिमम हाइट है, ये इसका मैक्सिमम हाइट है, ये बेसिकली h1 इतना है और ये h2 है। तो आपको पता करना है कौन ज्यादा ऊपर जाएगा, दैट मींस h1 इज ग्रेटर देन h2 या h1 इज लेस देन h2, ये दोनों सेम करते हैं। सोचो तो, कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो। चलो मैं बता रहा हूं, देखो बस यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे फ्रिक्शन है तो ये रोल करते करते ऊपर जाएगा। एक बात बताओ बच्चों, जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एज वेल एज ओमेगा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देख यहां पर जब ये पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, ओमेगा जीरो नहीं होगा, ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर ही हो जाएगा, ओमेगा चेंज ही नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, एक बात ध्यान रखिए बच्चों, देख वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो वो तो फोर्स देगा, बट ओमेगा है, ओमेगा को चेंज करना है तो अल्फा चाहिए। अल्फा कौन देगा, टॉर्क। अब सोचो ये जब ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, तो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो mg का तो टॉर्क किसी काम का ही नहीं है और यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है। ऑलराइट, फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको टॉर्क देगा जिसकी वजह से इसका ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा। अब सोचो यार, तुम भी किसी चीज को ऐसे रोल करोगे ऊपर की तरफ तो ऐसे घूमते घूमते ऊपर तो जाता है, और एक सिचुएशन ऐसा है कि ये पूरा रेस्ट में होगा, फिर ये उल्टा घूमना स्टार्ट करेगा और वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रिक्शन ही नहीं रखोगे तो ये ऊपर जा रहा है, इसमें फ्रिक्शन है ही नहीं, इसको टॉर्क कौन लगाएगा, कोई नहीं है टॉर्क लगाने वाला। अगर कोई नहीं है टॉर्क लगाने वाला तो इसका ओमेगा चेंज नहीं होगा। सो ओमेगा इसका मतलब कि ये रोल करते करते ऊपर चला जाएगा और फिर सेम रोल करते करते नीचे आएगा, तो ये स्लिप कर रहा है। समझ रहे हो? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। क्यों ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं देने वाला, नहीं कोई टॉर्क देने वाला नहीं है। mg है, mg तो सेंटर पे लग रहा है, तो वो टॉर्क कैसे देगा, समझे इस बात को? तो अब यहाँ पे देखो एनर्जी का जनरेशन लगाओ, तो इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल क्या हो जाएगा, mgh1 प्लस 0। ओके, चलो अब यहां पे एनर्जी लिखो, यहां पे एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh2
प्लस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। यहां पे v तो 0 हो गया ड्यू टू mg sin थीटा, ठीक है, लेकिन ओमेगा 0 नहीं हुआ है, तो यहां से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 तुम्हें क्लियरली दिख रहा है बच्चों कि H1 इज ग्रेटर देन H2। समझे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे बच्चे सोचेंगे कि अरे यहां पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये ज्यादा ऊपर जाएगा। नहीं, यहां पर फ्रिक्शन जो है ना, वो देख ऊपर के डायरेक्शन में मैंने क्यों लगाया है, फ्रिक्शन इसको हेल्प करता है। क्यों? देख, एक्चुअली जब ये ऊपर जा रहा है ना, ओके, सो प्योर रोलिंग हो रहा है। देख आंसर आ चुका है, मैं थोड़ा और चीज समझता हूं। तो इसमें v = r ओमेगा होता है। अब सोच बच्चे, जब ये ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, ये तो सही है ना, तो क्या ओमेगा को भी डिक्रीज करना चाहिए, तभी तो ये प्योर रोलिंग करेगा, नहीं तो प्योर रोलिंग नहीं होगा। अब ओमेगा को डिक्रीज कौन कराएगा? टॉर्क। किसका? फ्रिक्शन का। अब सोच, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे, ऑलराइट। तो अगर आप फ्रिक्शन ऐसे लगा लोगे तो ये तो और उसको बढ़ा देगा ना, क्योंकि इसका टॉर्क कैसे होगा? ऐसे। तो इसलिए अगर कोई भी बॉडी ऐसे रोल कर रही है और उसको आपको डिक्रीज करना है तो उल्टा डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। अब देख, इसका टॉर्क इधर, तो ये इसको ऐसे टॉर्क लगाएगा जिसकी वजह से इसका ओमेगा क्या कर देगा? डिक्रीज करने लगेगा। तो इसीलिए मैंने फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर लगाया है। तो जैसे फ्रिक्शन ऊपर लगाएगा तो ओमेगा को तो डिक्रीज कर देगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ एक फोर्स दे देता है जिसकी वजह से थोड़ा ऊपर जाता है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हमने प्योर रोलिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और अपना डिस्कशन आगे स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट।